डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th के वो इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में 15 क्वेश्चंस हैं और ये आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो क्लास 10th के एग्ज़ाम से पहले जो इंग्लिश का पेपर होगा उससे पहले आप इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें और आप हमारी चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से आप सारे वीडियोज़ देखेगा यूपी 10th के ग्रामर के या इंग्लिश लिटरेचर के जो भी MCQs हैं उनके सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं और आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे हैं और अगर कोई क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें, ठीक है। हमने अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको अपना बेस्ट दिया है और एवरी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से चेक किया है और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, इट डॉट डॉट प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज़ फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ जो एक तरीके से डॉट डॉट है उसमें मेरे को एक फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन फिल करना है। ऑप्शन नंबर ए वाज, ऑप्शन नंबर बी वर, ऑप्शन नंबर सी आर, ऑप्शन नंबर डी हैज़। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number second, he said, yes, God knows things have gone downhill with me, it is। जनरली यहाँ पर ये बताना है कि ये जो ऊपर दिया गया एक सेंटेंस है तो ये एक तरीके से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट स्पीच, ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट स्पीच, ऑप्शन नंबर सी पैसिव वॉइस या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। जनरली आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है। क्यों है? देखिए, जनरली आपको जब कभी भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ मिलेगा तो ये आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा, ना कि इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लीज़ डोंट थिंक इट इज़ डॉट डॉट सेंटेंस। ओके, प्लीज़ डोंट थिंक इट इज़ डॉट डॉट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए इम्पेरेटिव, ऑप्शन नंबर बी असर्टिव, ऑप्शन नंबर सी इंटरोगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी ऑप्टेटिव। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है इम्पेरेटिव सेंटेंस? जनरली जब कोई सेंटेंस आपका वी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वो आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा और इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आपको ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है या आपको कमांड दिया जाता है या रिक्वेस्टेड की जाती है। तो यहाँ पर एक तरह से प्लीज़ डोंट थिंक, मतलब ऐसा मत सोचिए या मत सोचो, इट इज़, ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव बनेगा। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्न पूछने का काम करता है और या तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर डी जो होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वो एक तरीके से प्रार्थनावाचक सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लास 10th में नहीं है बल्कि वो 12th लेवल में जाएंगे, वहाँ पर आप स्टडी करेंगे एक्सीलेंट के अंदर या ग्रामर क्लास 12th की जो भी ग्रामर की बुक होगी उसमें आप यू विल स्टडी। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड का ए। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ फ्रेम। देखो, फ्रेम का सेम मीनिंग मेरे को फाइंड करना है। व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ फ्रेम? ऑप्शन नंबर ए थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी डिजायर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रॉक। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा स्ट्रक्चर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी स्ट्रक्चर। फ्रेम का मीनिंग होता है एक तरीके से खाका या किसी चीज़ का ढांचा, तो स्ट्रक्चर का मीनिंग भी होता है ढांचा या किसी चीज़ का खाका या प्रोफॉर्म, एक तरीके से मॉडल तैयार करना, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, फाइंड द अपोजिट ऑफ इंक्रीज। देखो, इंक्रीज का अपोजिट फाइंड करना है। इंक्रीज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को
किसी चीज़ का बढ़ना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा किसी चीज़ का कम होना। आप कहेंगे इस 10th क्लास के लेवल में आपको वोकेबलरी के क्वेश्चंस एक तो ठीक है ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि आपसे वोकेबलरी पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर बी है स्मेश्ड, ऑप्शन नंबर सी है वेगाबॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिक्रीज। तो यानी इंक्रीज का होता है किसी चीज़ का बढ़ना, बढ़ोतरी या ग्रोथ होना। डिक्रीज का मीनिंग होता है किसी चीज़ का कमी होना या किसी चीज़ की कमी होना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ देम इज मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट या मिस स्पेल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एम्बरेस्ड, ऑप्शन नंबर बी कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर सी अमेजमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी अनफॉर्चुनेट। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अमेजमेंट। आपके माइंड में चल रहा होगा सर अमेजमेंट ऐसा क्यों होगा, रीज़न क्या है कि स्पेलिंग एरर कैसे है। देखिए जेड के बाद में ना ई का यूज़ होगा, तो AMAZEMENT इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 6 का सी। एम्ब्रेस्ड की स्पेलिंग ठीक है, कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग भी ठीक है और अनफॉर्चुनेट की स्पेलिंग भी ठीक है। आई होप यहाँ पर बातें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, अंडरलाइन वर्ड इज। जनरली यहाँ पर मेरे को बताना है कि सिंस के बाद में जो यू आ रहा है उस वो अंडरलाइन वर्ड है और वो एक किस फॉर्म में इस सेंटेंस के अंदर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्टिव केस है, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑप्शन नंबर सी पॉजेसिव केस है या ऑप्शन नंबर डी नॉमिनेटिव केस है। जनरली मैंने यहाँ पर लर्न किया या आप सभी ने लर्न किया कि सिंस के बाद में यू का आना और हैव बीन यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले यू का आना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द वर्ड ऑफ सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ देम इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनमें से एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो कौन सा पार्टिसिपल है उसको मुझे फाइंड करना है। दरअसल ऐसे क्वेश्चंस क्लास 12th में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट भी अगर हैं तो ये वीडियोस आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। क्लास 10th के हैं तो और ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके क्लास 10th से पर बेस्ड हैं, जो वहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन लिए गए हैं। जब आप एक तरीके से पार्टिसिपल वाले चैप्टर पढ़ते हैं, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरेंड वाले 3 पार्ट दिए गए हैं। उनमें से ये क्वेश्चन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए इंस्टीड, ऑप्शन नंबर बी एज इफ, ऑप्शन नंबर डी ड्रॉप्ड एंड ऑप्शन नंबर सी टीचिंग। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीचिंग। ओके, जनरली तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता वो है जब वी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल होता है तो वो आपका पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। जबकि इंस्टीड के स्थान पर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑफ आता है हमेशा इंस्टीड ऑफ। एज इफ एक कंजक्शन है, मानो। ड्रॉप्ड एक वर्ब है जो ड्रॉप किया यानी गिरा देना। क्वेश्चन नंबर आपका 9, वन ऑफ द पेयर इज नॉट मेज्ड एज सिनोनिम्स। इट मीन्स ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नोबल का ग्रेट, क्रेजी का स्टूपिड। देखो नोबल मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, तो ग्रेट मीन्स भी श्रेष्ठ होता है यानी महान होता है। क्रेजी मीन्स क्या होता है, सनकी, पागल एक तरीके से, ठीक है। स्टूपिड मूर्ख, ठीक है, तो क्रेजी मूर्ख होता है एक तरीके से ना, ठीक है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो ये तो दोनों तो ऑप्शन ठीक है, मतलब आपके ठीक है, यानी कि दोनों ही आपके मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका आगे नेक्स्ट, हाँ, डिसीव या अटेम्प्ट और क्वीर और स्ट्रेंज, ठीक है। तो देखो जनरली क्या है कि जो क्वीर वाला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सेम आपके जो पहली वीडियो है हमारी कल या
उससे पहले की वीडियो है, उसमें बिल्कुल सेम मिला है कि क्वीर का सेम मीनिंग क्या होगा। क्लास 10th में ये बिल्कुल पेपर में आपको मिला है, ठीक है। जनरली आप याद रखना, एक बार चेक कर लेना, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखना, और ये वीडियोस देख करके आप अपना एग्ज़ाम क्लास 10th का जाना देने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और एक वीडियो को आप लगभग 2 या 3 बार ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, डिसीव का मीनिंग होता है धोखा देना। अटेम्प्ट का मीनिंग होता है प्रयास करना, जबकि क्वीर स्ट्रेंज होता है, और स्ट्रेंज यानी विचित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना यहाँ पे, वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा। यानी कि ये जो है ना एक तरीके से मैच नहीं है, एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आगे है, लेकिन उसको क्वेश्चन नेक्स्ट करने से पहले हमें उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पैसेज को रीड करना होगा, और उस नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज पर आधारित हैं। जैसे रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द प्रॉपर ऑप्शन। देखिए नीचे एक पैसेज दिया गया है और उसे सावधानीपूर्वक हमें पढ़ना है और उसके प्रॉपर ऑप्शन को रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। एज जैसे द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the every window frame and picked out 3 wrinkled 10 corner bills। इट मीन्स ये हुआ कि जनरली हमने यहाँ पर जान लिया कि जो स्ट्रेंजर है ना वो मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, ठीक है, एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the every window frame and picked out 3 wrinkled 10 corner bills। जब आपको पेसेज दिया जाएगा उसे सॉल्व कैसे करना है, आपको कम से कम उस पेसेज को 2 या 3 बार रीडिंग करना है और उसके इंपॉर्टेंट क्लूज़ को समझना है। जब तक आप 2 या 3 बार रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि पेसेज बहुत लेंथी होगा और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको वो समझने में दिक्कत देगा। इसलिए बेटर ये होगा कि उस पेसेज को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को रीडिंग करते हैं। अंडरलाइन वर्ड इज, देखिए इसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है यानी कौन सा वाला, इनक्रेडुलस, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है या नाउन है। तो जनरली हम जानते हैं कि जिनके लास्ट में OUS आता है वो एक एडजेक्टिव होते हैं, और जिनके लास्ट में US आता है वो एक तरह से नाउन होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड इज नाउन, ऑप्शन नंबर ए नाउन, ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब एंड ऑप्शन नंबर डी वर्ब। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई हैं। वन फ्रेजल वर्ब इज़ नॉट यूज्ड इन द पैसेज, यानी कि एक फ्रेजल वर्ब इस पैराग्राफ में या इस पैसेज में नहीं आई है। जो नहीं आई है उसी को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर ए कीप ऑन, ऑप्शन नंबर बी गॉट अप, ऑप्शन नंबर सी हंग ऑन या ऑप्शन नंबर डी पिक्ड आउट। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीप ऑन। कीप ऑन यानी कीप ऑन का यूज़ इस पैराग्राफ में नहीं हुआ है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। But while he were riding up to the manor house, he had evil forebodings, no error। तो मेरे को एरर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर होगा। ऑप्शन नंबर ए में डी, ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी ए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो आपका, देखो जनरली हमने ये जान लिया कि ही के साथ ना वाज का इस्तेमाल होगा ना कि वर का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना उसके अंदर ना ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यानी कि यही पार्ट आपका एरर बनेगा। ही थंडर्ड व्हाट डज दिस डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। मेरे को यहाँ पे ना एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक में एक प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करना है। तो वो कौन सा वर्ड होगा। जनरली यहाँ पर आपसे राइटर या जो राइटर है वो ये जानना चाह रहा है कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है और ये आपका डज आ रहा है, और डज के साथ में कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा। देखो मीनिंग नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑप्शन नंबर आपका ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ये वी की फर्स्ट फॉर्म लेगा तो मीन बनता है, जबकि मींट नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो राइट ऑप्शन हुआ आपका सी यानी कि मीन। इट मीन्स ये हुआ 13 का सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 14 है, वन वर्ड इज रिलेटेड टू व्हीकल, यानी एक वर्ड जो है वो व्हीकल से यानी वाहन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए फेयर, ऑप्शन नंबर बी स्पेंड, ऑप्शन नंबर सी वैगन, ऑप्शन नंबर डी प्रीच। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैगन। वैगन एक प्रकार की गाड़ी होती है और वो एक तरीके से वाहन है, व्हीकल है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वन ऑफ देम इज़ नॉट कंजक्शन, यानी कि इनमें से सेंटेंस जो दिए गए हैं उनमें से एक कंजक्शन नहीं है, और जो कंजक्शन नहीं है वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, एदर यू और योर फ्रेंड वाज देयर, ये सेंटेंस बिल्कुल आपका ठीक है, यानी कि इसमें एदर और आ रहा है, ये यहाँ पर ईदर के साथ और आ रहा है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। ही एज वेल एज माई फ्रेंड्स इज़ देयर, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ही एज वेल एज के साथ एक कंजक्शन है और पहले वाले के अकॉर्डिंग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये बिल्कुल ठीक है। ही हैज़ सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि वह सेलेक्ट हो गया है कठिन परिश्रम के कारण। तो मैं भी ना यहाँ पर जो बिकॉज ऑफ है अभी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है ना कि एक कंजक्शन है। अगर यहाँ से ऑफ हट जाता तो वो एक कंजक्शन हो जाता। यू नॉर आई एम वर्किंग, तो यहाँ पे जो नॉर आ रहा है वो भी एक कंजक्शन आ रहा है, तो आई होप यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जबकि ये वाला आपका गलत हो गया और यही आपका राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे साथ एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। देखो, इट प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस चॉइस फिल इन द ब्लैंक, तो इट के साथ वाज आएगा, यानी पहले का क्वेश्चन ए। ही सेड यस गुड नॉज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है, सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, प्लीज डोंट थिंक इट इज डॉट डॉट, ठीक है, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, थर्ड का ए। फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ फ्रेम, फ्रेम का सेम मीनिंग होता है फोर का बी यानी स्ट्रक्चर। फाइंड द अपोजिट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो हो जाएगा डिक्रीज, फाइव का डी। वन ऑफ देम इज मिसपेल्ट वर्ड, मिसपेल्ट वर्ड होगा एक तरीके से सिक्स का सी अमेजमेंट। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तो यहाँ पर यू एक सब्जेक्टिव केस, सेवन का ए। वन ऑफ देम इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो एट का सी ऑप्शन नंबर टीचिंग। वन ऑफ द पेयर इज नॉट मेज्ड एज सिनोनिम्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। डिसीव का अटेम्प्ट, ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड एक एडजेक्टिव है, 10 का बी। वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब इज नॉट यूज्ड इन द पैसेज, तो कीप ऑन, 11 का ए। 12 का बट वाइल ही वर राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स, तो यहाँ पर ही के साथ वाज का इस्तेमाल, यानी ऑप्शन नंबर सी 12 का। ही थंडर्ड व्हाट डज दिस, तो यहाँ पर वी की फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म, 13 का सी। वन वर्ड इज रिलेटेड टू व्हीकल, तो यहाँ पे जो 14 का सी ऑप्शन है वो आपका वैगन गाड़ी, यानी कि वैगन गाड़ी, तो 14 का सी। वन ऑफ देम इज़ नॉट कंजक्शन, तो देखो यहाँ पर जो कंजक्शन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी, 15 का सी ऑप्शन बनेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और मैक्सिमम दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही कंटेंट को, यूज़फुल कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। और क्लास 10th से पहले आप क्लास 10th से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आ रही हैं आप उनको 2 या 3 बार ज़रूर देखें, और इससे आपका क्लास 10th की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो बहुत तेज़ी के साथ में और अच्छे से हो पाएगी। और इनके आने वाले सॉल्यूशन के लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।